हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो को बना नहीं रहा था, लेकिन हमें पता है आज रंगों की होली है और इतने दिन से आप हमारे कांटेक्ट में हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो हमें अच्छा मौका मिला आपसे संपर्क करने का और आपको होली की शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए। ये रंगों की होली है। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और आपकी ज़िंदगी को रंगों से भर दे। मैं आपको और आपके परिवार के लिए होली की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक यह चार्ट लगा रखा है। ये ऑनररी नायब सर बाई ग्रुप, हवलदार बाई ग्रुप और ऑनररी नायब सर एक्स ग्रुप की कुछ टेबल्स हैं 20 साल से लेकर ऊपर तक। और ये चार्ट मैंने लगाया है एक मेरे दोस्त का ये, या मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए एक ऑनररी नायब सर हैं जिनकी उम्र है 77 साल और इस समय वो हार्ट की प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी उनका जो माइंड है या ओआरओपी में अटका हुआ है। वो बार बार कह रहे थे, दीवान सिंह जी एक वीडियो बनाइए। और इन्होंने जो 22 साल में जो ऑनररी नायब सूबेदार ग्रुप की जो पेंशन दे रखी है बाई ग्रुप की और एक्स ग्रुप की जो दे रखी है, तो दोनों में 22 साल में जो फिगर हैं, यानी जो ऑनररी नायब सर एक्स ग्रुप की जो फिगर हैं 22 साल में हैं इनकी 26,260, यानी जो 22.5 साल की जो पेंशन है वो 22 साल में दे रखी है। लेकिन जो इनको दे रखी है वो 22 साल में और 22.5 साल में इनको 23 साल वाली फिगर नहीं दे रखी है। यानी नायब सर ग्रुप एक्स को तो इन्होंने 22 और 22.5 साल में 23 साल की फिगर दे रखी है, लेकिन इन्होंने एक्स ग्रुप में बाई ग्रुप में नहीं दे रखी है। हमने कहा था, वो चाहते थे कि ये कम से कम ये वीडियो के माध्यम से इन ऑथोरिटीज़ के नॉलेज में आए कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो भी ऑनररी नायब सूबेदार बाई ग्रुप हैं, वो ऑनररी नायब सर एक्स ग्रुप हैं। तो जब रैंक एक ही है तो जो पेंशन है इन सालों में एक ही होना चाहिए था। वो चाहते थे कि जब इनकी 22 साल से लेकर के और जहां तक भी ये 26, 27, 28 तक जाती एक ही पेंशन है, तो इनकी फिर ऐसे क्यों नहीं है। यानी 22 साल से लेकर के 28 साल तक इनकी 23,750 क्यों नहीं है, जो 22 और 22.5 साल में इन्होंने 21,244 दे रखी है। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है कि 22 साल में ऑनररी नायब सर बाई ग्रुप की पेंशन 22,144 है और हवलदार की भी 22 साल वाले की 22,144 है। यानी हवलदार की और ऑनररी नायब सर की एक ही पेंशन है, जबकि इनको रेगुलर नायब सर की पेंशन मिलनी चाहिए थी। ये माना हुआ 631 सर्कुलर में। और मान लीजिए आप हवलदार की पेंशन देते हो तो ये हवलदार ACP 1 नहीं है। कोई ये सोचे हवलदार ACP बने, वो अलग किस्सा है। वो यहाँ पर वो नायब सर की पेंशन के बराबर पेंशन है उसकी। ये विदाउट ACP का हवलदार है, तो इन दोनों की बराबर कैसे हो गई। जब ये रेगुलर नायब सर भी इनको नहीं माना गया था, तब भी इनका एक अलग से एलिमेंट चलता था 228 का या कितने का, तो वो पेंशन इनको मिलती थी। तो वो भी डिफरेंस कम से कम होना चाहिए था। यानी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। अब यहीं से हम सब सारी चीज़ों को देखते हैं और इतना सा इनको कहा है और ये बात पहुंचाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 6200 का जो एक्स ग्रुप है उसके लेटर लिखे गए PCDA को। पूछा गया उनसे, भैया ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि 8/4/2022 को भारत सरकार का कोई लेटर आया था, उसके माध्यम से हमने ये सब कुछ किया है। 1/1/2016 से उसको किया है। अब लेटर तो उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने जो कुछ जवाब दिया, जो क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने 2 क्लैरिफिकेशन दिए। एक तो दिया इन्होंने 6200 वाला कि वो क्यों किया हमने, और दूसरा किया उन्होंने, अब यहां बताता हूं कि OROP में विसंगतियां क्यों पैदा हुई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसका जिम्मेदार MOD है, क्या DSW है, या आर्मी पे सेल है, या
सीजीडीए है या पीसीडीए है या रिकॉर्ड ऑफिस है। और रिकॉर्ड ऑफिस तो इनको रिवाइज करेंगे नहीं, तो रिवाइज करने का काम है पीसीडीए का। इंस्ट्रक्शंस कहां से आती हैं? सीजीडीए से। सीजीडीए किसके नीचे आता है? डैड के नीचे, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, और यह सीधा एमओडी के नीचे आता है। यानी डैड को कंट्रोल करता है सीजीडीए, यानी सीजीडीए से जो इंस्ट्रक्शन जाएंगी उसको पीसीडीए फॉलो करेगा। और पीसीडीए ने एक बहुत अच्छा खेल खेला, यानी अपना प्रोटेक्शन भी ले लिया और ओआरओपी में गड़बड़ी भी कर दी, और बाद में एक पावर भी ले ली कि जितने भी लेटर एमओडी के पास जाएंगे एमओडी इनको भेजेगा और इन लेटरों के माध्यम से और क्लैरिफिकेशन के माध्यम से उसका वो जवाब देते रहेंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सारा का सारा खेल ओआरओपी की 2 की टेबल में सीजीडीए और पीसीडीए का खेला हुआ है। एमओडी को और डीएसडब्ल्यू को पता भी नहीं है, और डीएसडब्ल्यू तो हमारा कोई काम का है नहीं, वो तो नाम का डिपार्टमेंट है, उससे कहना ना कहना बराबर है। उसका तो काम है केवल लेटर निकालना और सर्कुलर निकालना, वेलफेयर की बातें वहां करने की जरूरत नहीं है। और आर्मी पेशल वो केवल अफसरों के लिए काम करता है। अब मैं ये बताता हूं, तो इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा था पीसीडीए ने, तो इसमें से पहला क्लैरिफिकेशन ये है, और दूसरा मैं बाद में इसको कंप्लीट रखूंगा क्योंकि मैंने टाइप किया और मुझे कल ही इसका पता चला था। ये बहुत पहले ये जवाब आ गया था, लेकिन होता क्या है कि जिनके पास जवाब आते हैं ना, उनके पास उसको इतनी एनालिसिस करने की पावर तो है नहीं, उसको अंदर जा सके कि एक्चुअली के अर्थ क्या निकलते हैं। बस उनके पास आ गया, उनके पास पड़ा हुआ था। मुझे कल जब मेरे पास आया तो मुझे इसको टाइप करना पड़ा, और टाइप करके मुझे देखा कि सारी की सारी जो एनोमलीज हैं वो तो इन लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं। तो ये था क्लैरिफिकेशन बाय सीजीडीए 22/3/2022। उन्होंने ये पूछा पीसीडीए ने, केसेज वेयर डाटा इज नॉट अवेलेबल, यानी जहां डाटा ही अवेलेबल नहीं है उनको हम कैसे रिवाइज करेंगे। अब डाटा कहां का अवेलेबल नहीं होगा भाई? 17 साल के सिपाही का हो सकता है, 22 साल के नायक का हो सकता है, 24 साल के हवलदार का होगा जो रिटायरमेंट होते हैं पूरी सर्विस करने के बाद, 26 साल के नायब सर का हो सकता है, 28 साल के सूबेदार का हो सकता है, उससे ऊपर सूबेदार मेजर का हो सकता है, उससे पहले जो रिटायर होंगे, यानी 15 साल से जो पहले रिटायर होंगे, या 15 साल में जो नायब सर रिटायर होगा या सूबेदार होगा या 16 साल में होगा, 17 साल में होगा, तो उसकी पेंशन आप कैसे रिवाइज करो? डाटा तो है नहीं। अब इनको मिल गया कि क्या बोला इन्होंने, क्लैरिफिकेशन दिया कि आपको क्या करना है। और हमने पहले भी कहा था कि नोटिफिकेशन डिफेक्टिव है, उसमें केवल यह है कि 2013 के जो रिटायरीज हैं उनकी पेंशन पीछे वालों को जाएगी। तो रिटायरीज तो अपनी पूरी सर्विस करके आएंगे, लेकिन जो रिटायरीज हुए ही नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर में जिसका तुम 2013 का वो ले रहे, तो उनकी कहां से निकालोगे? वहां डाटा अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए इनको इंस्ट्रक्शंस क्या मिली? मेथडोलॉजी विच वाज फॉलोड इन प्रीवियस ओआरओपी रिवीजन मे बी ऑल्सो बी फॉलोड इन नेक्स्ट ओआरओपी रिवीजन। यानी आपने जो तरीका ओआरओपी 1 में अपनाया था वही अपनाइए। इसका मतलब विभाग नोटिफिकेशन में ऐसी कोई चीज नहीं थी, इन्होंने एक तरीका अपनाया था, उस तरीका से ओआरओपी 1 की जो पेंशन थी वो आपने सेट की थी, और मतलब उनका फायदा हुआ था सबको। अब सवाल यह उठता है भाई ओआरओपी 1 में तुम्हारी कौन सी मैथोलॉजी थी और आज तुमने कौन सी मैथोलॉजी अपनाई जिससे नुकसान हो गया? ऐसी कौन सी मैथोलॉजी अपनाई आप लोगों ने और कहां से लेकर के आए, क्यों नहीं बता रहे हो? जिससे ऑफिसर को तो फायदा हो जाता है और जेसीओआर को नुकसान हो जाता है। जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स हैं ऑफिसर्स के और जेसीओआर के लगभग बराबर हैं, तो जब बराबर है तो उसी रेशियो में उनका फायदा नुकसान होना चाहिए था। लेकिन जो मेजर्स का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 2.38 बैठता है 7 सीपीसी की सेल में जाके, उनको फायदा होता है 12% का रेगुलरली, लेकिन जेसीओआर को नहीं होता है। यह कौन सी मैथोलॉजी है? और ऐसी कोई भी मैथोलॉजी नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती कि जो मैथोलॉजी आपने ओआरओपी 1 में अपनाई थी उसको अपनाते हुए आपकी जो फिगर ओआरओपी 2 में ओआरओपी 1 से भी कम हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये टोटल और टोटल इनकी मतलब क्या नाम है, मनमानी है, आर्बिट्रेरीनेस है, और ये टोटल बकवास है। इन्होंने कोई मैथोलॉजी अपनाई, ये हो ही नहीं सकता
कि ओआरपी 1 में जो आपने मेथोडोलॉजी अपनाई थी और उसको 2 में अपनाते हो, और 2 में अपनाने पर ओआरपी 1 से भी फिगर कम हो जाती हैं। ये सारा का सारा खेल पीसीडीए का है। पीसीडीए ने मिलकर के रचा है सीजीडीए के साथ, और सीजीडीए और पीसीडीए दोनों ही इस भारत सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं, मोदी को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारे आदमियों को ले जाकर के इन लोगों ने जंतर मंतर पर बैठा दिया है। ये ओआरओपी की टेबल टोटल गलत है, क्योंकि सिर्फ इतना सा ही पता चला मुझे कि केसेज में डाटा इज नॉट अवेलेबल, जहां डाटा अवेलेबल नहीं है वहां इन्होंने ओआरओपी 1 से फिगर कैसे कम कर दी। जब इन्होंने मैथोलॉजी उस समय अपनाई थी तो उससे कम हो ही नहीं सकती थी। और ये कैसे अफसरों की पेमेंट बढ़ गई, उनकी भी फिर कम होनी चाहिए थी, उनकी कैसे बढ़ गई और हमारी कैसे डाउन हो गई। यह है असली खेल, और इस खेल को कोई पकड़ नहीं पा रहा। अब मैं 4-5 दिन इसी पर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 62 वाला खेल जो इन्होंने किया है वो भी और ये भी, ये तो मुझे इस चक्कर में लेना था। और यही जो शर्मा जी ने मेरे से कहा था कि इसको बताइए, ये भी खेल यही इन्होंने खेला है। ये टोटल दिखाई देता है कि इन्होंने कौन सी मेथोलॉजी अपनाई जो ओआरओपी 1 में बेनिफिशियल थी, और उसी मेथोलॉजी से जब अपनाते हो तो ओआरओपी 1 से भी फिगर उसकी कम हो जाती है, और कम हो करके आप हमें देते हो। बस इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।